क्योंकि इसकी पहल लेफ्ट मोर्चे ने की है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस मोर्चे में शरीक है। बाया महज जमातों के अलावा अन्ना डीएमके, सपा और बीजू जनता दल जैसी 3 बड़ी पार्टियां इस मोर्चे में शामिल रहेंगी। बीजेपी को इस मोर्चे को लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंदी है, क्योंकि अन्ना डीएमके, बीजू जनता दल, असम गण परिषद, झारखंड विकास मोर्चा जैसी कई सियासी जमातें इसमें शामिल हैं, जिनके पहले एनडीए से जुड़ने की खबरें चल रही थी। अमेठी के राजा संजय सिंह ने जबरदस्त दांव चला है। उन्होंने पहले कांग्रेस की नाराजगी की हवा फैलाई। इस हवा के सहारे वो बीजेपी लीडर से मिले और ये इशारा कर दिया कि अगर बीजेपी उनको अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ाती है तो वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल संजय सिंह सुल्तानपुर की अपनी सीट पर जीत को लेकर भरोसे में नहीं थे। माना जा रहा था कि वो मुकाबले से बाहर होंगे और तीसरे नंबर पर रहेंगे। सुल्तानपुर में असली मुकाबला सीट बदलकर वहां से लड़ने जा रहे वरुण गांधी और सपा के उम्मीदवार अतीक अहमद के दरमियान माना जा रहा था। वैसे भी गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में राजा संजय सिंह अपनी अहलिया अमिता सिंह को कांग्रेस के टिकट पर अमेठी से इलेक्शन नहीं जिता सके थे, इसलिए ये भी मानने का कोई तुक नहीं है कि वो अमेठी में राहुल गांधी को हरा देते। बताया जा रहा है कि बीजेपी से उनकी ये बात हुई थी कि वो लड़े और हार गए तो पार्टी उनको आगे कहीं एडजस्ट करेगी। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने अमेठी जाकर राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया। चुनांचे संजय सिंह का सौदा कांग्रेस से ही पट गया। उनकी मदद लेने के लिए कांग्रेस ने उनको असम से राज्यसभा का रुकन बना दिया। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 1984 में दिल्ली में हुए सिख मुखालिफ फसादात की जांच के लिए खुसूसी जांच कमेटी तश्कील किए जाने की बात कही है। उन्होंने आज इस मामले पर गौर खौज के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की। जंग से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का नजरिया बहुत ही मुस्बत था। केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट की अगली मीटिंग में एसआईटी के कयाम की शराइत और उसके कामकाज पर गौर किया जाएगा। केजरीवाल के इस कदम के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ने का अंदेशा है। सिख मुखालिफ फसादात की एसआईटी जांच कराने का वादा आपने अपने इंतखाबी मंशूर में किया था, लेकिन उन्होंने इस सिमत में पहल राहुल गांधी के इंटरव्यू के बाद किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2002 के गुजरात फसादात को रोकने के लिए हुकूमत ने काम नहीं किया था, जबकि 1984 के फसादात को रोकने के लिए हुकूमत ने काफी काम किया था। सिख मुखालिफ फसादात की जाँच के लिए एसआईटी बनाने पर गौर किए जाने की खबर आने के बाद कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस किसी भी जाँच के लिए तैयार है। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने इंसदाद फिरकावाराना तशद्दुद बिल की जरूरत बताते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ये बिल जल्द ही पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कौमी वक्फ तरक्याती बोर्ड के एक प्रोग्राम में मुजफ्फरनगर फसादात का जिक्र करते हुए पुलिस और इंतजामिया को इंतबाह दिया कि उन्हें एहतियात बरतना चाहिए और छोटे व मुकामी वाकयात को फिरकावाराना हमआहंगी बिगाड़ने का सबब नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात से सख्ती से बिना किसी इम्तियाज के निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेकुलर बुनियाद का तहफ़्फ़ुज़ करना और उसे बढ़ाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कांग्रेस सरबराह ने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इक़दाम करे जिससे अक़लियतों को बराबरी के मौक़े मिले और वो अपने आप को महसूस कर सके। कौमी वक्फ तरक्याती बोर्ड के एक प्रोग्राम में एक मुस्लिम समाजी कारकुन ने वजीर आज़म मनमोहन सिंह के खिताब के दौरान खड़े होकर उनकी मुखालफत की और कहा कि उनकी हुकूमत मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। मशरक़ी दिल्ली के जाफराबाद इलाके के रहने वाले डॉक्टर फहीम बेग ने खड़े होकर कहा कि हुकूमत ने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जो स्कीमें बनाई हैं उन पर अमल नहीं होता है, इसलिए हुकूमत को नई स्कीमों का ऐलान नहीं करना चाहिए। जब बार बार कहने के बावजूद फहीम बेग की मुखालफत जारी रही तो उनको सिक्योरिटी दस्तों ने प्रोग्राम से बाहर कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने वजीर आजम को मुसलमानों के मसाइल के बारे में 150 सफ़हात पर मुश्तमिल खुतूत लिखे हैं, लेकिन किसी भी खत का अब तक जवाब नहीं मिला। फहीम बेग ने कहा कि मुसलमानों की तरक्याती स्कीमें बरसों से अटकी पड़ी हैं, उन पर अमल नहीं होता है। मरकजी हुकूमत ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि उसके कहने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने खातों और फंडिंग के बारे में कोई इत्तला नहीं दी है। हाई कोर्ट की हिदायत पर आपकी फंडिंग और उसके खातों की जांच कर रही मरकजी हुकूमत की जानिब से अदालत में पेश हुए इजाफी सॉलिसिटर जनरल राजीव मेहरा ने कहा है कि मरकज की जानिब से 4 नवंबर 2013 को आपको खत लिखा गया था। बावजूद इसके उनकी जानिब से बैंक खातों और उससे जुड़े कुछ तफसीलात नहीं मिले हैं। इस बीच जस्टिस प्रदीप नंदराजोग की सदरत वाली
बेंच ने अर्जी गुजार वकील एमएल शर्मा को उनके जरिए दायर की गई अर्जी में आपको भी फरीक बनाने को कहा है। अर्जी में कहा गया है कि कानून की खिलाफ वर्जी करके बैरून ममालिक से चंदा हासिल करने के मामले में आपके बानी अरकान के खिलाफ मुजरिमाना मामला दर्ज किया जाए। कांग्रेस की सबसे बड़ी हलीफ पार्टी एनसीपी ने पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लगभग मुस्तरद करते हुए कहा है कि हर आदमी को अदालती फैसले का एहतराम करना चाहिए। एनसीपी के सीनियर रहनुमा प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुल्क के अदालती सिस्टम ने अगर कोई फैसला दिया है तो उसका हम सबको एहतराम करना चाहिए। राहुल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 2002 के फसादात को उकसाया था, लेकिन इस मामले में नरेंद्र मोदी को मिली एसआईटी की क्लीन चिट और उस पर अदालत की मोहर की हिमायत करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि अगर किसी तनाजे में मुल्क का अदालती सिस्टम किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचा है तो हमें उसको मानना चाहिए। पटेल के इस बयान पर कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रफुल्ल पटेल को अपनी राय जाहिर करने का पूरा अख्तियार है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। 2014 में अगर नजर डालें, इंतखाब करीब है इसलिए ये सवाल है, मदरसा, उर्दू, कब्रिस्तान, यही अकलियतों के इशूज होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की नजर में। अब मुसलमानों को सिर्फ कब्रिस्तान का घेरे में आप घेर के रख दीजिए। अरे पहले मुसलमानों को बाइज्जत जीने का तो अख्तियार दीजिए, जो हक है कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको अख्तियार मिला हुआ है उसको तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। एक प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं आते हैं, एक इशूज पे कभी बात नहीं करते हैं और उसमें इत्तेहाद भी नहीं बन पाता है। अगर बंटवारे का इल्जाम मिस्टर जिन्ना पर है तो उतने ही जवाहरलाल जिम्मेदार है, उतने पटेल जिम्मेदार है, उतने ही मौलाना आजाद भी जिम्मेदार है। मारूफ समाजी रहनुमा डॉक्टर रजी अहमद से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? ये सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, एससी एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन, तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें।
बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर तनकीद शुरू कर दी है। कांग्रेस के साथ उनकी हम आहंगी खत्म हो चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी के इंटरव्यू के बहाने कहा कि कांग्रेस 1984 के दिल्ली फसादात में और 1989 के भागलपुर फसादात में शामिल थी। हालांकि उन्होंने साथ ही 2002 के फसादात में बीजेपी के शामिल होने की भी बात कही, लेकिन इंटरव्यू में कही गई राहुल की बातों को काटकर उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। बताया जा रहा है कि वो इस बात से भी खासे नाराज है कि कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी जुमेरात को किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस की बुनियाद रखने जा रही हैं और रियासती हुकूमत को इसकी इत्तला तक नहीं दी गई। कांग्रेस जराये का कहना है कि जुमेरात को किशनगंज के जलसे में सोनिया गांधी भी बिहार हुकूमत के कामकाज पर सवाल उठा सकती हैं। AMU कैंपस के लिए जमीन मिलने में ताखीर का मसला उठाए जाने के इम्कानात हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा इस बात से खासे नाराज हैं कि बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी भारत रत्न लता मंगेशकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेसी लीचान ने लता मंगेशकर को नसीहत दी है कि वो किसी को अपने नाम का इस्तेमाल करने की इजाजत हरगिज न दे, लेकिन कांग्रेस के ही कई रहनुमा मान रहे हैं कि मोदी मौके पर चौका मारने का हुनर खूब जानते हैं। मिसाल के तौर पर ऐ मेरे वतन के लोगों नगमे की गोल्डन जुबली का जब वक्त आया तो मुंबई के रेसकोर्स रोड में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और 1 लाख लोगों के सामने मोदी स्टेज पर बैठकर लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाने लगे। इससे जबरदस्त तशहीर मिली है। इसी तरह 25 जनवरी को कौमी वोटर्स डे का मौका आया तो मोदी ने अखबारात में पूरे सफे पर इश्तिहार छपवाया जिसमें उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की। इसे भी अवामी राब्ते की शानदार हिकमत अमली माना जा रहा है। हैरानी नहीं है कि कांग्रेसी रहनुमा इसके लिए भी मोदी की नुक्ताचीनी कर रहे हैं। अन्ना हजारे के साथ असंख्य एक्टिविस्ट NGO मददगार थे। जन लोकपाल आंदोलन का वह मुकाम बहुत बड़ा आधार लिए हुए था। बाद में केजरीवाल ने पार्टी बनाई तो कई उससे जुड़े, लेकिन असंख्य NGO नाराज हुए, विरोधी बने। इन्हें केजरीवाल के धरने के बाद नया मौका मिला है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। हिंदुस्तान में अलग अलग मसाइल पर काम करने वाले गैर सरकारी इदारों के सबसे बड़े ग्रुप नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM ने आम आदमी पार्टी की हिमायत करने का फैसला किया है। पहले बहस चल रही थी कि मेधा पाटेकर खुद आप में शामिल हो जाएंगी और NAPM के ज्यादातर एक्टिविस्ट आपके रुकन बनेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। NAPM की अलग शनाख्त कायम रहेगी, लेकिन ये अम्ब्रेला तंजीम जिसके साथ 2 दर्जन से ज्यादा गैर सरकारी तंजीमें जुड़ी हुई हैं, आपकी हिमायत करेगी। ये एक तरह से आम आदमी पार्टी की फितरी तौसी है। आपकी पैदाइश और अभी तक की तौसी गैर सरकारी इदारों और उससे जुड़े लोगों के साथ या उनकी मदद से हुई है। राइट टू इंफॉर्मेशन इत्तलात का अख्तियार तहरीक चलाने वाले ग्रुप के लोगों ने आपका कयाम किया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों उसी तहरीक से आए हैं। इसलिए अगर मुल्क भर के दिगर गैर सरकारी इदारे आपसे जुड़ते हैं तो ये फितरी तौसी होगी। हालांकि अभी दूसरी पार्टियों के रहनुमा ज्यादा तादाद में आपसे जुड़ने लगे हैं, जिसे लेकर पार्टी में नाराजगी भी है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि मुल्क भर के हजारों गैर सरकारी इदारे और उससे जुड़े स्वयं सेवक आपसे अलग हैं और अभी तमाशा देख रहे हैं। आपके तजर्बे पर कई इदारों की नजरें थीं। सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की रुकन रही अरुणा राय से लेकर निखिल डे और कर्नाटक में लोक सत्ता नाम से तंजीम बनाकर काम करने वाले जयप्रकाश नारायण तक कई एक्टिविस्ट आपके तजर्बे पर नजर रखे हुए थे और जरूरत पड़ने पर केजरीवाल की मदद भी की थी। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के 2 दिन के धरने के बाद लोगों की राय बदली है। इत्तलात के अख्तियारात तहरीक और जन लोकपाल तहरीक के वक्त सिविल सोसाइटी का जो कुंबा बना था वो केजरीवाल की ताकत थी। उस कुंबे में अन्ना हजारे से लेकर बाबा रामदेव और किरण बेदी से लेकर स्वामी अग्निवेश और संदीप पांडे तक तमाम सोच के लोग मौजूद थे। बाएं और दाएं हर सोच के इदारे उस तहरीक से जुड़े हुए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आजादी के वक्त की कांग्रेस की तरह था, जिसमें हर नजरियात के लोग जुड़े थे। उसी ताकत और इदारे के तई बने सद्भाव के दम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पार्टी बनाने और बड़ी सियासी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन अब यही ताकत कमजोरी में बदल सकती है अगर मुल्क भर की NGO बिरादरी उनके खिलाफ होती है और उनकी जड़ खोदने में मसरूफ होती है तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अभी तक आपके रहनुमा किरण बेदी की बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं। कुछ गैर सरकारी इदारे केजरीवाल की पार्टी बनाकर सरगर्म सियासत में उतरने से नाराज हुए और काफी इदारे केजरीवाल के धरने के बाद उनसे अलग हुए हैं। सिविल सोसाइटी में एक तरफ ऐसे इदारे हैं जो आपके तजर्बे के साथ जुड़कर आगे होने वाली सियासत में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब ऐसे इदारे भी हैं जो इस तजर्बे को सिविल सोसाइटी के कामकाज के लिए खतरा मान रहे हैं। दोनों तरह के इदारों में ये खींचतान चलती रहेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सिविल सोसाइटी में बेचैनी पर चर्चा करेंगे।
जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई इसकी जरूरत है? ये सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, एससी, एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन, तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। 2014 में अगर नजर डालें, इंतखाब करीब है इसलिए ये सवाल है, मदरसा, उर्दू, कब्रिस्तान, यही अकलियतों के इशूज होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की नजर में। अब मुसलमानों को सिर्फ कब्रिस्तान का घेरे में आप घेर के रख दीजिए। अरे पहले मुसलमानों को बाइज्जत जीने का तो अख्तियार दीजिए, जो हक है कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको अख्तियार मिला हुआ है उसको तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। एक प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं आते हैं, एक इशूज पे कभी बात नहीं करते हैं और उसमें इत्तेहाद भी नहीं बन पाता है। अगर बंटवारे का इल्जाम मिस्टर जिना पर है तो उतने ही जवाहरलाल जिम्मेदार है, उतने पटेल जिम्मेदार है, उतने ही मौलाना आजाद भी जिम्मेदार है। मारूफ समाजी रहनुमा डॉक्टर रजी अहमद से देखिए एक खास मुलाकात, इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अरविंद केजरीवाल एनजीओ जमात से निकले हुए हैं। इस जमात को सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से बहुत महत्व मिला था। उस नाते कई प्रभावशाली एक्टिविस्ट यह सोचकर हैरान परेशान है कि केजरीवाल ने सिविल सोसाइटी के मिजाज को कैसा अराजक बना दिया है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण हैं। विनीत जी, लोकपाल आंदोलन के जंतर मंतर पर धरना से लेकर अभी राजपथ पर अरविंद केजरीवाल के धरने तक सिविल सोसाइटी, एनजीओ नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस धरने के बाद और जो कुछ अभी अनुभव हुआ उसके बाद सिविल सोसाइटी और एनजीओ बिरादरी में अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी या पूरे इसको लेकर क्या राय बनी? देखिए, 3 तरह से एनजीओ वर्ग डिवाइडेड है जी। एक वर्ग उन लोगों का है जो अरुणा रॉय जैसे, जो बहुत डेडिकेटेड जेन्युइन एनजीओज रहे हैं, जिन्होंने समझौते भी नहीं किए और जिन्होंने पिछले 20, 30, 40 साल में समाज में कुछ एक असर डाला है। दूसरी की बिरादरी उन लोगों की है जो एनजीओ हैं, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से जेपी मूवमेंट के फॉल आउट है,
वो कुछ कर नहीं पाए जीवन में, ना तो वो समाज में भी प्रभाव डाल पाए, ना कुछ अचीव कर वो पाए। एक्टिविस्ट जमात एक तरह से, एक्टिविस्ट कहिए या एनजीओ चला रहे हैं लेकिन कुछ उसका कुछ वजूद नहीं है। उनको ये लग रहा था कि ये आपकी ऐसी लहर चल रही है कि इसमें कोई भी खड़ा हो जाए वो चुनाव जीत जाएगा 77 की तरह, तो इसलिए क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोए, जीवन में कुछ पहले तो मिला नहीं अब मिल जाए। और एक तीसरी बिरादरी है सिविल सोसाइटी की, जो एनजीओ हो या नहीं हो मगर जो सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इस तरह की सिविल सोसाइटी जो बहुत स्ट्रक्चर्ड उस पर नहीं फंसी हुई है, लेकिन उनकी एक पहचान है, उनकी बात सुनी जाती है। अब इन तीनों के जैसे मैंने कहा, पहली कैटेगरी जो जेन्युइन सिविल सोसाइटी, वो तो खिलाफ शुरू से ही थे, उनको तो कोई तरीका नहीं। लेकिन अब इन तीनों कैटेगरी को अगर देखा जाए तो माहौल अब जो आज की तारीख में आप पार्टी का माहौल या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में के पीछे की जो ताकत है वो कितनी टूटी है, कितनी सेकंड और थर्ड कैटेगरी के जो एनजीओज थे तो श्रेणी के, उनमें से थर्ड वाले तो एकदम खिलाफ हो गए। अभी पिछले 3-4 दिन में जितने ऐसे लोगों से बात हुई है तो वो तरह तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। और सीधा सा एग्जाम्पल है कि कोई कह रहा है कि ये आइटम गर्ल हो गई है, कोई कुछ, मतलब कोई गंभीरता जो पहले सिंपैथी, जो पहले समर्थक थे, बहुत बारी जो बहुत सिंपैथी में थे, जो लोग अभी पिछले 1 महीने से मुझे फोन कर करके कहते थे देश में जहां भी मैं लेक्चर देने जाता हूं कि भाई आप ज्वाइन करिए, आप ज्वाइन, वो कह रहे हैं नहीं साहब इसके बस का नहीं है, इनके अंदर कोई नेतृत्व क्षमता नहीं है, कोई विजन नहीं है, और अगर इस आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया जनता ने तो ये तो राष्ट्रपति भवन के बाहर धरना देगा कि मुझे तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बना दो मुझे, और नहीं तो मैं प्रधानमंत्री। मतलब बुनियादी सवाल या बुनियादी चिंता ये हुई कि नेतृत्व लीडरशिप को लेकर सवाल है, न कि मुद्दों को लेकर। केजरीवाल के तौर तरीके, तानाशाही, उनका बचपना, उनकी जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से वो अभद्रता का व्यवहार कर, जिस तरह अराजकता फैला रहे और खुद कह रहे हैं कि मैं अराजक हूं, इन सब बातों से जो गंभीर सिविल सोसाइटी थी, जो बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ जा रही थी या जाने के लिए आकृष्ट हो रही थी, वो खिलाफ हो गई। अब खाली वो रह गए बीच वाले लोग जिनको लग रहा था कि जो अवसर, राजनीतिक अवसर जो मान रहे थे। लेकिन कईयों का ये भी कहना एनजीओ में भी सही, क्योंकि एनजीओ कम से वो झुग्गी झोपड़ी आम आदमी के बीच में काम करने या उनके जो सरोकार और खास तौर पे वामपंथी किस्म के जो एनजीओ है वो उनमें भी क्या मोहभंग आप मानते हैं? उनको एनजीओ में मत डालिए ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेहड़ी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, आप हमेशा बेचारे लोग प्रताड़ित रहते हैं, ना इनको पानी ठीक से मिलता है, ना बिजली, ना स्वास्थ्य सेवा है, ना शिक्षा, ना आधारभूत ढांचा, और पुलिस से यातना। ऐसे लोगों के दुख दर्द को हल्ला मचाकर कितने ही लोग राजनीतिक दल खड़े हुए हैं और सबने उनका उससे मोहभंग हुआ है। आप एक बात बताइए, कम्युनिस्ट शासित राज्यों में जो कम्युनिस्ट हमेशा इन्हीं लोगों की बात करते हैं, आम आदमी की, क्या आम आदमी की आर्थिक स्थिति सुधरी है कहीं? पूरे बंगाल में जाके देख लीजिए, इतने लंबे लंबे शासन नहीं वो तो वैचारिक कारण हो सकते हैं उसमें, लेकिन इसमें यह जिद्दी और जुनूनी लीडरशिप के चलते कुछ हो पाता। बात बिल्कुल सही है, मैं लगता है पॉइंट एक आगे ले गया कदम। पहली बात यह है, उन लोगों की कल्पना को पकड़ा है केजरीवाल ने, और इस धरने को लेकर भी जो सिविल सोसाइटी नाराज हुई या जो मध्यम वर्ग नाराज हुआ या मीडिया नाराज हुआ, वो सब एक तरफ, लेकिन दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले, रेडी वाले खुश हुए कि देखो हमारा एक मुख्यमंत्री है जो हमारे लिए लड़ने को तैयार है। मगर मैं उससे एक कदम आगे की बात कर रहा था, ऐसी लड़ाई लड़ने वाले कई राजनीतिक दल क्षेत्रीय स्तर पर, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह वर्षों से सक्रिय रहे, पर क्या वो गरीब आदमी की गरीबी दूर कर पाए? क्या वो उसको व्यवस्था को सुधार पाए? खाली आंदोलन करने से, खुद को अराजक बताने से, गद्दा बिछा के जमीन पे सोने से आप समाधान नहीं दे सकते, और ये समस्या इनके साथ है। एनजीओ बिरादरी का चरित्र भी अगर माना जाए या ये एक्टिविस्टों का है कि वो लफाजी या बातें ज्यादा करेंगे, समाधान का मामला, जबकि आप पार्टी ने बुनियादी तौर पर यह कहा कि वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर के नाते काम करेंगे और वो नुस्खे हैं उनके, उनमें उन्होंने नुस्खे अपने हिसाब से बहुत बताने की कोशिश की। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, ये पूरा आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जन लोकपाल विधेयक के साथ। भ्रष्टाचार को लेकर जो अरविंद केजरीवाल के 3-4 कदम रहे, उनको जल्दी से मैं कह देता हूं, मतलब वो एक साल की वो देख लीजिए। आपने पहले कहा 48 घंटे में समाधान, आप नहीं दे पा रहे। फिर आपने कहा जनता दरबार से, नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं स्टिंग, आपने सारे दिल्ली में होर्डिंग लगवा दिए, कितने स्टिंग हो रहे हैं? 4 स्टिंग भी नहीं हो रहे। जनता स्टिंग करेगी कि आपसे समाधान चाहती है? आप भ्रष्टाचार से लड़ने की विल ही नहीं दिखा पा रहे और आप नाटक करे चले जा रहे प्रदर्शन। नहीं तो बुनियादी तौर पर ये कि जहां से मुकाम जो शुरू हुआ था आज से 3 साल पहले लोकपाल आंदोलन से लेकर अब तक में ले देकर वही ढाक के 3 पात, इस पूरे मूवमेंट और ये सिविल सोसाइटी में भी
भी एहसास हो रहा है इस बात का। बिल्कुल, सिविल सोसाइटी बहुत नाराज है इनके तरीके से। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना बिल आंध्र प्रदेश असेंबली में मुस्तरद, मरकज को पशेमानी का सामना। जयललिता को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स दाखिल नहीं करने के मामले में केस खत्म करने से किया इनकार। श्रीलंकाई बहरिया ने 38 माहीगीरों को किया गिरफ्तार। बैनुल-अक़वामी हुदूद में मछली पकड़ने का इल्जाम। आम आदमी पार्टी के कौमी मजलिस आमला का इजलास आज। लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली की जाएगी वज़ा। और अलकायदा से जुड़ा शाम में सरगर्म मिलिटेंट ग्रुप अमेरिका पर कर सकता है हमला। अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसर का इंकशाफ। खबरनामे की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आंध्र प्रदेश रियासत की तंजीम जदीद बिल को आंध्र प्रदेश असेंबली ने मुस्तरद कर दिया है। बिल पर मबाहिस के लिए रियासती असेंबली को दी गई मोहलत आज खत्म हो गई। आज सुबह असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही सीमांध्रा अरकान ने असेंबली तेलंगाना बिल को गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी करार देते हुए हंगामा आराई शुरू कर दी, जिसके बायस स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। बिल में तरमीमात के लिए 9072 तजावीज पेश की गई हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना बिल को मुस्तरद करने की अपील करते हुए स्पीकर को नोटिस दी थी, जिसको आज स्पीकर ने निदाई वोट से मंजूर कर लिया। वाज़ेह है कि रियासत की तकसीम के मामले पर 4 फरवरी को दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का इजलास होने वाला है, जिसमें तेलंगाना बिल में की जाने वाली तरमीमात से मुताल्लिक तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब बीजेपी ने कांग्रेस पर तेलंगाना मामले को उलझा देने का इल्जाम आयद किया है। I don't see any reason to take up the non-official resolution on the same subject. I thank all the members for their cooperation and with the consent of the House, I adjourn the House, sign it aye. तेलंगाना के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरह से उलझा दिया है और बदनीयती के साथ, बेईमानी के साथ कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के मुद्दे को डील किया और जिसका नतीजा हो गया है कि वहां पर एक तरह से युद्ध की स्थिति खड़ी हो गई है, गृह युद्ध की स्थिति खड़ी कर दी गई है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव में वादा करके आई थी कि हम आते ही तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देंगे। उसके लिए उसने न माहौल बनाया, न वहां पर सभी लोगों को विश्वास में लिया, न खुद ही अब उनकी सरकार और उनकी पार्टी विश्वास में नहीं है उनके।
तो ये जो है पूरी की पूरी इस तेलंगाना के मुद्दे को उलझाने का अगर कोई पापी है, कोई गुनहगार है, तो वो कांग्रेस। अब आइए नाज़रीन, सीधे आपको हैदराबाद लिए चलते हैं, जहां इस मामले पर टीआरएस लीडर जुपल्ली कृष्णा राव इस वक्त मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। భగవంతుడు కూడా ఇలా తెలంగాణ ప్రజల ఈ తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేరుతా ఉన్నాడు. ఈ యొక్క ఘనకీర్తి ఇలా తెలంగాణ ఉద్యమకారులది, తెలంగాణ విద్యార్థులది, తెలంగాణ ప్రజానిక మొత్తాన్ని కూడా సంఘటన చేసి ఒకటి చేసి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకుంటామనుకో ఆనందంగా ఉంది, సంతోషం ఉంది. ఎవరు కూడా ఎలాంటి నిరాశ పోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మరొకసారి ఇంకొక వారం 10 రోజులు మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం